दोस्तों साथियों नमस्कार। आप सुन रहे हैं द पाठशाला ऑनलाइन, जहां हम बात करते हैं करियर की, शिक्षा की और साहित्यिक सामाजिक अनेक मुद्दों की। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सुमित नागर और आज हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों से जुड़े हुए भविष्य के महत्वपूर्ण सवाल करियर काउंसलिंग की। विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसलिंग का क्या महत्व है? अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थी करियर को लेकर उलझन में रहते हैं। कौन सा विषय लें और किस क्षेत्र में हम जाएं, उनके भविष्य की क्या दिशा हो, इन सब सवालों के जवाब आज हम आपसे साझा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विक्रांत जावला जी, जो एक अनुभवी कैरियर काउंसलर हैं और जो वर्षों से विद्यार्थियों के सपनों को राह दिखा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर भाई। आपने समय लिया। सबसे पहले सर, विक्रांत सर बताइए हमारे श्रोताओं को, जो कैरियर काउंसलिंग आखिर है क्या और इसकी क्यों आवश्यकता होती है? सबसे पहले सुमित भाई मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ऐसा विषय चुना जो आज बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे हम लोग बड़े हुए, जिस परिवेश में बड़े हुए, तो माता पिता, बच्चा, ये सब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, सपने बुनते हैं। और कम लोग इस तरह के चैनल्स चला रहे हैं। मैं बहुत सारे जी। लोगों को जानता हूँ, पर ज्यादातर लोग राजनीतिक चैनल चला रहे हैं या कोई बिजनेस से रिलेटेड बातें ज्यादा करते हैं जहाँ पैसे अच्छे बन जाए। पर आपने समाज से जुड़ा मुद्दा चुना, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जैसे ही आपका फोन भी आया, मैं बहुत ज्यादा जानकारी आपके चैनल की मुझे थी नहीं, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने वो विषय चुना जो बहुत महत्वपूर्ण है देश के युवा के लिए, और जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, बहुत आवश्यक है। आपने पूछा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब वही है जो एक आम लड़का या लड़की होती है जब वो स्कूल जाते हैं और अपने स्कूल में सुबह की प्रार्थना करते हैं, अपने स्कूल में खेलों में प्रतिभाग करते हैं, अपने स्कूल में स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, भाषण देते हैं, किताबें पढ़ते हैं, शिक्षकों की बात सुनते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। एक ही के बच्चे के मन में किसी को देखता है तो उसके मन में आता है ये बन जाऊं, फिर दूसरे दिन दूसरा आदमी देखता है तो ये बन जाऊं, पॉलिटिशियन को देखता है वो बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं। दबाव बहुत है। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा करे। कई बार माँ बाप जो नहीं कर पाए वो चाहते हैं ये कर लें क्योंकि वो शायद अच्छा था। जी। आप और मैं दोनों जानते हैं कि जिस भी करियर में आदमी रहता है उसे लगता है इसमें बहुत संघर्ष है, तो वो चाहता है मेरा बच्चा उस करियर में ना जाए, दूसरे में चला जाए। कई बार माता पिता ये चाहते हैं कि यही करियर अच्छा है, मेरा अच्छा चल रहा है, इसी में आ जाए। तो यही सब बातों के लिए आवश्यक है करियर काउंसलिंग। और ये इसीलिए आवश्यक है कि इन सब सवालों का जवाब इसमें छुपा है। कैरियर काउंसलिंग को लेकर के शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि जो आपने जिक्र किया कि विद्यार्थियों के सामने उसे चुनने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो लगता है मुश्किल है, वो क्या है? मुझे लगता है लक्ष्य बनाना सबसे मुश्किल है। जब छात्र जीवन में हम स्कूल्स में होते हैं, जी। क्योंकि चुनना तभी होता है, वही सबसे सही समय है। तो अगर एक अच्छा छात्र है, अच्छे परिवार में जन्म लिया, ठीक स्कूल में पढ़ता है, अच्छे शिक्षकों से मिल रहा है, तो लक्ष्य बनाना उसके लिए सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि जैसे ही लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, मुझे लगता है जो शिक्षा का उद्देश्य है वो लगभग आधा पूरा हो जाता एक तरफ हम देखते हैं कि जब हम भारतीय परिवेश की बात करते हैं, तो करियर को लेकर के माता-पिता का एक दबाव होता है बच्चे के ऊपर। अब धीरे-धीरे जब वो बाहर आता है स्कूल कॉलेज में, जैसे आपने कहा, तो उसको बहुत सारी ये चीज़ें देखने को मिलती है, जिसको देखता है उसके जैसा बनना चाहता है। तो दोनों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्या केवल बच्चे को ही काउंसलिंग की ज़रूरत है? है। देखिए, अगर मैं बहुत सच बोलूं आपसे, तो ज्यादा जरूरत माता पिता को है आज। जी। जितने माता पिता से मैं मिलता हूँ या नहीं मिल पाता हूँ, लोग विद्यालयों में आमंत्रित करते हैं, तो प्रिंसिपल का जो सबसे बड़ा संघर्ष है वो आपको बताता हूँ। वो प्रिंसिपल ये कहते हैं कि हम माता पिता को बुलाते हैं, तो अगर हम 100 को बुलाते हैं तो 20 आते हैं। जी। तो पहली काउंसलिंग तो यही आवश्यक है कि अगर स्कूल आपको बुला रहा है, आमंत्रित कर रहा है, कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, आप जाइए। क्योंकि नई बातें तो वहीं पता लगेंगी। आपको वही दो तीन चार बातें पता है। जी। आपने बच्चे का दाखिला करा दिया, जो जो चार पांच बातें आपके चारों तरफ परिवेश में घूम रही हैं, आप वही बात करते हैं। तो कई बार वो बच्चे को ऑब्जर्व करने में
उनको सहायता की जरूरत ज्यादा है मेरे हिसाब से। जी जी उनको जरूर काउंसलिंग उनकी होनी चाहिए, उनसे बातचीत ज्यादा होनी चाहिए, जी। उनको भी खुला रहना चाहिए बातचीत के लिए। आ, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, कोई उसको सीधी सीधी राह दिखाई नहीं देती, तो उसको सबसे पहले क्या जो है सुझाव दिए जाए बच्चे को? देखिए, मुझे लगता है जो कंफ्यूज है वो हिम्मती आदमी है। कंफ्यूज वही आदमी है जिसके पास चॉइसेस है। हम्म, तो इसका मतलब उसके पास चॉइसेस है, जी तो इसका मतलब वो एक मेहनती आदमी है। जी जी क्योंकि जो कुछ कर ही नहीं रहा है उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो हम्म, बिल्कुल क्लियर है जी कि कुछ करना ही नहीं है उसको। हाँ लेकिन अगर वो कंफ्यूज है, इसका मतलब वो मेहनत कर रहा है। तो इसके अलग अलग जो कहना चाहिए कि समय पे अलग अलग जवाब है। जी यानी अगर आप 12वीं तक के छात्र हैं, जी तो सबसे अच्छे लोग आपके लिए शिक्षक हैं। जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके बारे में सब सच जानते हैं। कि जैसे ना वो एक कहानी है कि एक बार जंगल में कंपटीशन रखे गए। जी अलग अलग तरह के कंपटीशन थे। तो नदी पार करने का कंपटीशन हुआ, सबने रजिस्ट्रेशन करा लिया। जी तो सब चले उसमें। तो हाथी कैसे पार करता, मछली ने सबसे जल्दी पार की। जी फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाने का कंपटीशन हुआ, बंदर भाई सब जीत गए। हम्म, फिर उड़ने का कंपटीशन हुआ, चिड़िया जीत गई। तो यही बात यहाँ भी सच है। जी हमारा शिक्षक जो स्कूल में है, हमें सबसे ज्यादा समय उसको देना चाहिए। जी जब हम उसे समय देते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, उसका प्यार और मार्गदर्शन हमको मिलेगा। क्योंकि वो लगातार पिछले बहुत सालों से वही काम करता है। जी और बहुत देर नहीं लगती उसको ये समझने में कि ये बच्चा किस तरफ जा सकता यानी कि बच्चे की क्षमताओं को सबसे पहले शिक्षक है। समझता है। तो आपका जो सवाल है, उसका जवाब है शिक्षक। जी माता पिता को भी उसी शिक्षक से नजदीक रहना चाहिए। जी उन शिक्षकों के पास उनको जरूर रहना चाहिए। चाहे वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा रहे हो, अगर मान लीजिए ऐसे स्कूल है जहाँ पीटीएम नहीं हो रही, तो डायरेक्ट वो बच्चे के जो शिक्षक हैं जो डायरेक्ट उसे पढ़ा रहे हैं उनसे उनसे मिले। मिला जाए। मान लीजिए स्पोर्ट्स में है तो उसके कोच से लगातार मिलते रहे। जी तो ये वाली माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि वो शिक्षकों से या कोचेस से समझे कि जी हमारा बच्चा कैसा है, किस तरफ ये बढ़ रहा है। क्योंकि घर पे तो वो देख ही सकते हैं, जी लेकिन जी असली जो फीडबैक है वो शिक्षकों की तरफ से, कोचेस की तरफ से आता है। इससे आगे बढ़ते हैं सर, हम जो काउंसलिंग की प्रक्रिया की हम बात करते हैं, तो एक अच्छे कैरियर काउंसलिंग के लिए जो सेक्शन हम बांटें या क्या क्या चीजें उसमें शामिल की जाए? फिर से जैसे स्कूल और कॉलेज, और जी कॉलेज के बाद, जी और वो लोग जो जॉब में है, जी ये 4-5 तरह की चीजें काउंसलिंग का हिस्सा हो सकती हैं। तो स्कूल में जैसे जब हम स्कूल में होते हैं तो जी 8 क्लास तक का जो स्टूडेंट है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो वो करियर से रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। जी उसकी प्रॉब्लम ये है कि टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कि कितने घंटे पढ़ के काम हो जाएगा, या और चीजें और चल रही हैं, खेल चुन लूं कोई। जी आजकल ये एक नई चीज है कि वो 3rd 4th क्लास का बच्चा खेल और उसके बीच में सामंजस्य बैठा नहीं पा रहा है, जी जी मोबाइल पे ज्यादा समय बिता रहा है। जी माँ बाप से आप कहीं भी आज मिलते हैं तो वो कहते हैं बच्चा मोबाइल पे ज्यादा समय दे रहा है। हाँ, ये हर माँ बाप की एक समस्या है कि बच्चा मोबाइल पे ज्यादा समय दे हाँ, रहा है। वैसे मैं तो इसमें ये कहूंगा कि ये खाली बच्चों की समस्या नहीं है, हम उन्हें आरोपित करते हैं। जी ये समस्या आपकी, मेरी, जी सबकी है। डिजिटल एरा है। जी जी हर आदमी जब खाली नहीं है तो उसके हाथ में मोबाइल उसे चाहिए। जी तो ऐसे ही वो खाली नहीं रहेगा बच्चा तो उसको भी चाहिए। तो हमें उसे एंगेज करना होगा। इसका जवाब यही है। मुझे बहुत माता पिता पूछते हैं, जी सारे ही पूछते हैं अब तो। जी 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 मतलब जिनसे भी मैं मिल रहा हूँ, सबसे पहली बात, चाहे वो बच्चा 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, बोले जी ये पूरे दिन मोबाइल पे रहता है, क्या करें। तो पहले तो आप कम रहे, जी जवाब है उसका। जी दूसरा है कि बच्चा भी एंगेज रहे। इसलिए मैंने कहा वो स्कूल, आजकल ये कल्चर देखा मैंने सुमित जी, कि अगर स्कूल से बच्चा छुट्टी करता है तो माँ बाप को ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है, हम्म, समझा ले रहा है वो उनको जी कि स्कूल में कम चीजें हो रही हैं। ट्यूशन कल्चर बहुत बढ़ गया है। जी इस पे भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहीं फैशन में तो नहीं लग रहा ट्यूशन। ये फैशन सा हो गया है ट्यूशन लगाना। जी तो अगर आप कमजोर हैं किसी विषय में तो ही आप ट्यूशन जाए, वरना खेलने जाए उस समय में। जी क्योंकि फीस तो आप स्कूल को दे ही चुके थे जी और स्कूल ने टीचर रखा हुआ है। तो ये भी एक समस्या है जो, तो इस तरह की काउंसलिंग्स स्कूल लेवल पे। फिर एक आता है जब आप 10th पहुंचते हैं तो स्ट्रीम सिलेक्शन होना चाहिए जरूर। पूरी 10वीं आपके 4-5 सेशन कराने चाहिए स्कूल को भी। और माता पिता को जो सबसे ज्यादा काम करने का एक मोड होता है जिंदगी में बच्चे की, वो 10th क्लास है। जब वो स्ट्रीम चुने,
और उस स्ट्रीम को उसके करियर से अगर जोड़ पाए, जी स्ट्रीम लेते हुए हमें पता हो कि हम ये बनना चाहते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा। इसका अभी अभाव है देश में। फॉर्मेलिटी के लिए स्कूल ने एक दो जी सेशन जी कर दिए जी और माँ बाप को बुलाया, वो भी थोड़ा सा डिस्करेज कर गए बात को, तो वो जी पूरा काम हो नहीं पाया। तो कोशिश, और फिर उसके बाद 11वीं 12वीं में आप ग्रेजुएशन में क्या करेंगे, जिंदगी में क्या होगा, इस तरह के पार्ट्स में बांट सकते हैं जी काउंसलिंग को। जैसा आपने कहा, ऐसे ही एक सीबीएसई के शिक्षक से हमारी बात हुई, तो उनका भी यही कहना था कि ट्यूशन चूंकि एक फैशन बन गया है, जब आपने स्कूल को फीस दी है और रेगुलर वहाँ क्लासेज हैं, तो वही शिक्षक वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्लास की अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस मामले में। खैर, आगे हम बढ़ते हैं सर कि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट को हम सब लोग जानते ही हैं। क्या ये वास्तव में विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है? देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, और साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट जी आया ही इसलिए है कि वो समाज में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो जो बच्चे, मैंने कहा अभी आपको, जब वो स्ट्रीम सिलेक्शन की बारी आती है, तो एक तरीका तो ये है कि मेरे पिता मुझे, अच्छे माता पिता मुझे जानते हो कि भाई ये करेगा। दूसरी बात ये है कि वो माता पिता टीचर से अच्छे से बात कर लें और तीनों की एक टीम बन जाए जी और फिर वो तय कर दें। लेकिन इसमें अगर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो जाए, जी जिसमें वो 40-50 सवाल बार बार पूछ लेते हैं और जी उससे आपका एक आइडिया निकल आता है। जी और साइकोमेट्रिक टेस्ट के महत्व को इसलिए भी हम कम नहीं कर सकते। जब आप यहाँ फोर्सेज में जाते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं एनडीए के थ्रू, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट वहाँ हो ही रहा है ना। जी 5 दिन के एसएसबी वो लेते हैं। जी तो उसकी क्या वजह है? उसकी यही तो वजह है जी कि जी वो जी आपका इंटरव्यू भी ले रहे हैं, आपको वो ग्रुप डिस्कशन और जो आपकी एक्टिविटी है फिजिकल चेक कर रहे हैं, लेकिन उनका एक क्राइटेरिया साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी है। तो अच्छा है कि हर बच्चे का 10वीं क्लास में, उससे पहले जरूरी नहीं है क्योंकि 8 तक आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होता रहता जी है। 8 से पहले ज्यादा बातचीत बच्चे के साथ ठीक नहीं, करियर को लेके। जी उसको उसको सर्वांगीण विकास का अवसर देना चाहिए हमको। हाँ, लेकिन 9 से थोड़ी जागरूकता सारी पार्टीज में आनी चाहिए, टीचर्स में भी आनी चाहिए, प्रिंसिपल में भी आनी चाहिए स्कूल के, जी और माता पिता में भी आनी चाहिए और बच्चे में भी आनी चाहिए। जी यही चेंजेस जो हुए डिजिटल एरा में, इनका लाभ उठाना है, करना चाहिए 10th में साइकोमेट्रिक टेस्ट। उसका जो मॉडल है 10th में, वो हो जाए स्ट्रीम सिलेक्शन पे। और जैसे ही आप 11th 12th आए और थोड़ा सा चूंकि फोकस हुए आप, मान लीजिए आपने साइंस स्ट्रीम चुना, जी तो आपने सोचा कि साइंस में करियर बना लूंगा। आपने कॉमर्स चुना, तो आपने सोचा यार कॉमर्स वाला कुछ बिजनेस जैसा करियर बना लूंगा। आपने ह्यूमैनिटी चुना तो रचनात्मक, कलात्मक या सिविल सर्विसेज उस तरह के करियर, क्लैट के थ्रू और या आईएम जाने वाले करियर ये बना लूंगा। तो जी थोड़ा सा तो आपका हुआ। जी उसके बाद जो आपने चूंकि एप्टीट्यूड टेस्ट रखा, तो जब 11th 12th आते हैं तो एप्टीट्यूड टेस्ट की भूमिका आती है। अब मुझे तय करना है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, तो चलो मैं देखता हूं कि साइंस पढ़ूंगा तो साइंस में करियर करना चाहता हूं, जी तो वही टेक्निकल करना है तो आईटी जाइए, आपको डॉक्टर बनना है तो नीट की तैयारी करिए। जी ये भी एक मिथक है सोसाइटी में कि साइंस लिया तो आईआईटी नीट ही है। हम्म, आजकल ये बदल गया है। आज जब मैं स्कूल जाता हूँ और मान लीजिए 400 बच्चे बैठे हैं साइंस के, तो मैं पूछता हूँ कितने लोगों को इंजीनियर और डॉक्टर बनना है, तो 400 में 20 मिलते हैं। तो 380 लोग क्या करेंगे, इनके पास क्या चॉइसेस हैं, ये पूरी सोसाइटी को मिलके सोचना पड़ेगा। क्योंकि सोसाइटी चॉइसेस तो बहुत सारी हैं, जी और उस बच्चे पे आज सबसे ज्यादा दबाव है क्योंकि उसको ये बताया गया है कि साइंस का मतलब है आईआईटी या नीट, लेकिन जो कि अब सही नहीं है, और वो जी 380 की जनसंख्या है। जी बहुत ज्यादा लोग अब नहीं करना चाहते। ट्रेडिशनल जो बातें चल रही थी उनमें बदलाव आए हैं। जी तो ये इन बच्चों को हमें बताने की आवश्यकता है। वहां एप्टीट्यूड टेस्ट अपनी भूमिका निभाता है। जैसे भारत सरकार ने क्या किया, जी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लगा दिया, जी और उस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में उनका ये कहना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि सब बच्चों को अल्टीमेटली कुछ करना है। भैया तो वो जॉब करेगा या अपना जी बिजनेस करेगा, जी जी तो स्किल बेस्ड चीजें करेगा, कुछ करेगा। उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट की भूमिका थी, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ग्रेजुएशन तक कहीं एप्टीट्यूड टेस्ट की भूमिका नहीं थी। तो अब 12वीं के बाद सीयूईटी जो किया, उसका उद्देश्य ही यही है कि 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी जी हमको सीयूईटी से ही मिलेंगी। जी अब परसेंटेज से एडमिशन नहीं होगा, ऑल्दो पढ़ाई आपको और अच्छी करनी पड़ेगी। यहाँ मैं कह दूं जी कि कुछ बच्चे, बदमाश बच्चे क्या कर रहे हैं, हम्म माँ बाप को समझा रहे हैं कि परसेंटेज से अब एडमिशन होगा नहीं, पढ़ाई उतनी आवश्यक रही नहीं, आप दबाव मत डालो। कई बार मुझे पेरेंट मिलने आते हैं, बोले ये कह रहे हैं तो कि अब पढ़ाई की आवश्यक्ता ही नहीं रही, परसेंटेज से एडमिशन नहीं माता होगा। पिता को भ्रमित करते हैं। लेकिन सीयूईटी की जो परीक्षा है
उसमें सारे सब्जेक्ट का भी टेस्ट होगा, उसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज जो आपकी स्टेट लैंग्वेज है उसका टेस्ट होगा, जी जी और साथ में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये एक नई चीज है। एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी पहले नहीं करनी थी आपको। जी अब आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, एडिशनल तीनों चीजें पढ़ते रहना है 11वीं 12वीं में, अगर आपका टारगेट आईआईटी नीट नहीं है। जी तो अब ये मैंडेटरी पार्ट हो गया आपके जीवन का। तो हर आदमी न्यूज़पेपर पढ़े, जी हर आदमी एप्टीट्यूड के ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग के सवाल करे और जीके की तैयारी करे। ये सरकार क्यों कह रही है? कल को आपको बैंक में अफसर बनना है, आईएएस बनना है, एसएससी की तैयारी करनी है, टेक्निकल ऑफिसर्स बनना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया करना है इनफैक्ट, तो आपको ये सारी चीजों की जानकारी तो यहीं से आएगी ना। तो जैसे आप वो बता ही रहे हैं, अब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब टेक्नोलॉजी का युग आ गया, और टेक्नोलॉजी से भी आगे एआई और डिजिटल मीडिया की हम बात करें, तो इस नए दौर में जो अवसर हैं अब छात्र के पास कैरियर काउंसलिंग के तौर पर, वो परंपरागत जो कैरियर था उनसे कितने अलग हैं और कितने नए ऑप्शन खुल रहे हैं? नहीं, अच्छा सवाल है ये। और ये अक्सर आ रहा है, बहुत तेजी से सवाल आ रहे हैं जी कि ऐसा तो नहीं है कि जो पुराने करियर थे अब छोड़ दो और नए पे ही मैं चला जाऊं, नई कुछ चीजें चुन लूं। जी ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिशनल करियर्स थे, अगर आप डिजिटली इक्विप्ड नहीं हुए, अगर आप क्रिएटिव नहीं हुए, टेक्नोलॉजी का साथ नहीं लिया, तो आप इररिलेवेंट हो जाएंगे। यू कैन नॉट टीच इफ यू आर नॉट गुड एट टेक्नोलॉजी नाउ। हो नहीं पाएगा, क्योंकि सारा कंटेंट डिजिटली भी अवेलेबल है। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कॉलेज और स्कूलों में संख्या घटी कि बच्चा यूट्यूब पे डाल रहा है वही टॉपिक। मान लीजिए मुझे लाइट पढ़ना है, जी मैं 11th का स्टूडेंट हूँ और मैंने लाइट का टॉपिक डाल दिया ऑनलाइन, तो मुझे 10 टीचर मिल जाएंगे जी लाइट पढ़ाने वाले ऑनलाइन। अब अगर मेरा जो 11वां टीचर जो मुझसे फिजिकली मिल रहा है, अगर उन 10 से वो अच्छा है, तो मैं सर की क्लास में जाऊंगा स्कूटर उठा के, जी वहां पहुंचूंगा स्कूल और तब उनसे पढ़ूंगा। अगर उन 10 में एक भी अच्छा है, तो मैं उधर अब पापा को बोल दूंगा कि जी मुझे नहीं जाना स्कूल, यहाँ पे अच्छा पढ़ रहे हैं। वहां उतने एग्जाम्पल भी नहीं दिखते, ऑनलाइन वो डिजिटल पे पढ़ाते भी नहीं है ऐसा फटाफट। जी यहाँ एग्जाम्पल भी दिखते हैं और मेरी बात भी सुनते हैं, और मैसेज करता हूँ तो जवाब भी आता है। तो अगर वो जो हमारे शिक्षक हैं वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से दूर रह गए, तो ये इररिलेवेंट हो जाएगा। तो ऐसे में जो परंपरागत करियर है, ह्यूमन बेस्ड, जिसमें जी कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है, मेडिकल में जरूरत रहेगी, सीए बनने में रहेगी, तो जहां है जी उन जी सब लोगों को खुद को अपग्रेड करना होगा। हम्म, हाँ, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ने आपको नए करियर दिए, और दे क्यों नहीं। अब मान लीजिए ड्राइवरलेस कार आएगी, जी तो जब ड्राइवरलेस कार आएगी तो टेक्नोलॉजी तो उसको लेके आएगी। जी तो डेफिनेटली ड्राइवर की जॉब जा रही है, जी लेकिन टेक्नोलॉजी वालों की जॉब बढ़ रही है, बढ़ रही है। क्योंकि अभी तो वो बहुत कम देश उसको एक्सपेरिमेंट कर पाए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है। पर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है पूरी दुनिया में, तो टेक्नोलॉजी की डेफिनेटली जरूरत बढ़ेगी। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, चाहे आपके पास कोई भी स्ट्रीम है, ऑल टुगेदर जी हल्के हल्के छोटे छोटे प्रोग्राम्स, फ्री के प्रोग्राम्स आप करते रहो, छोटे छोटे सर्टिफिकेट लेते रहो। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है, कॉलेज लाइफ में, इवन इफ यू आर इन जॉब, आप 40-50 साल के भी हैं, तो अपने आप को अपग्रेड करना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा। सर कई बार ये देखने को मिलता है कि जैसे किसी स्टूडेंट ने कोई करियर चुना और उसमें कई बार वो सफलता नहीं मिल पाती है उसको, तो क्या उसके पास कोई दूसरा फिर ऑप्शन हो सकता है? ये कॉमन क्वेश्चन है। जैसे हाँ, मतलब जैसा आपने अभी ज़िक्र किया कि वो जैसे वो नीट और आईआईटी की बात हम करेंगे, अगर वो साइंस लिया है, लेकिन कई बार वहाँ सफलता नहीं मिलती तो उसके पास और बहुत सारी, तो उसमें करियर काउंसलिंग की कितनी आवश्यकता होती है? मुझे लगता है कि अच्छे मार्गदर्शन के बिना तो करियर फिर इस केस में बन नहीं पाता। जी। मैं यहाँ में आपके सवाल से मुझे ध्यान आया हुँ, कि हम लोग गांव में रहते थे जी, और एक कच्चा घर था, हमारे फादर किसान हैं, और वहाँ हमें ऐसा लगता था जैसे प्राइमरी स्कूल जाते थे, तख्ती लेके जाते थे, जी, तो बारिश आ गई तो किताबें भीग जाती थी वापस आते हुए। जी, इंग्लिश बहुत देर में पढ़ने को मिली, तो ये लगता था कि यार कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, यहाँ से जाके कुछ घर के लिए भी अच्छा करना है। तो हमने थोड़ा पढ़ाई की, तो हमारे फादर बोले सैनिक स्कूल में पढ़ लेना, जी, अच्छा रहेगा। तो बस इतना ही सुना हमने और तैयारी लग गई जी, जी, करने हम। जी, तो 6 क्लास में एंट्रेंस होना था वो, तो हमें गांव में एक टीचर के यहाँ छोड़ दिया गया, 20 किलोमीटर दूर एक गांव में, 3 महीने के। तो वो काउंसलर बन गए मेरे, उन्होंने मुझे पढ़ाया। और
इत्तेफाक से ये हुआ कि वो टेस्ट का जो लेटर था इंटरव्यू का मुझे नहीं मिल पाया। तो मैं पहुंचा जब वहाँ अगले दिन, जैसे आज मेडिकल होना है तो अगले दिन वो लेटर हमें रात को मिला। जी तो हमारे दादाजी आर्मी में ही थे तो हम वहाँ चले गए और बड़ा शानदार वो स्कूल था। मैंने पहली बार इतना बड़ा स्कूल देखा। तो मैंने कहा दादाजी से इसमें एडमिशन आप मेरा करवाओगे तो अच्छा है, क्योंकि हमने प्राइमरी स्कूल ही देखा था तब जी तक। जी वहाँ मेरा ऑल इंडिया रैंक 7 मिला। जब मेरा रिजल्ट देखा गया जी हम बड़े खुश, दोनों, बाबा जी भी, मैं भी। तब वो रिटायर हो चुके थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिन गुरुजी ने मुझे गाइड किया, जी पढ़ाया इतना अच्छा कि ऑल इंडिया रैंक 7 आई मेरी। और लेकिन वहाँ रूल्स तो बड़े सख्त होते हैं। वो कल सारी सीट भर चुके थे। तो मैं लौट आया वहां से, बड़ा दर्द हुआ कि यार ये हो ना सका, क्योंकि आप देख के आ गए ना सारी जी चीजें। फिर मुझे एनडीए का उसी दिन से हो गया चार्ज। मैंने 3 बार रिटर्न निकाला। उस समय मेरे जो गाइड थे वो डॉक्टर योगेंद्र मलिक हुआ करते थे, वो हमारे प्रिंसिपल थे हिंदू इंटर कॉलेज कांदला के। जी तो काउंसलर बदल गया। जी उन्होंने मुझे फिर से मोटिवेट किया। मैंने 10वीं में जिला मुजफ्फरनगर हुआ करता था, उन दिनों शाम में नहीं होता था। जी तो मैंने वो जिला टॉप किया 10वीं क्लास में, क्योंकि काउंसलर अच्छे थे। जी उन्होंने मुझे समझाया कि पढ़े ये यूपी बोर्ड का है, बट अगर जिले के टॉपर बनोगे तो अच्छा रहेगा। साइंस लेनी थी मुझे, तो 10वीं में मैंने मेहनत की और फिर एनडीए की तैयारी की। और बिल्कुल आपका जो सवाल है कि करियर बदलेगा या फेल्योर होगे तो क्या होगा, मेरा ये मानना है कि फेल्योर तो बहुत जरूरी है, डिफीट नहीं होना है हमें। दोनों में फर्क है। जी फेल्योर तो आने ही है, सबको रोज आते हैं। हम्म, सबके जीवन में कुछ ना कुछ फेल्योर डेली चलता है। उससे कुछ नया सीखने को मिला। घबराना नहीं है। तो उसके बाद हम फिर ग्रेजुएशन हुआ, मास्टर्स किया, जी जी फिर राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं। तो आज भी चैलेंजेस हैं, अभी 45 के हो गए, लेकिन अब तक चैलेंजेस चल ही रहे हैं। जी तो कभी भी इस बात से आदमी को नहीं डरना है कि ये करियर आज अगर बदलना पड़ रहा है तो इससे कोई नुकसान होगा। ऐसी चीजें तो आएंगी जिंदगी में, जो आपने सोचा अगर वही हो तो भगवान हो जाएंगे आप। जी बस आपको सीखते रहना है उससे, जी यही लाइफ है। अच्छा कि जब हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो एक सामान्य सी धारणा बनती है कि स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को इसकी ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्या जो वयस्क हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी काउंसलिंग की जरूरत होती है लगातार। 100% होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वो जो बच्चे वाली मानसिकता है सवाल पूछने की, जी कम हो जाती है। नहीं तो जैसे जैसे जब लोग बड़े होते हैं, जी 100% उनको ये आवश्यकता है कि कोई बैठे, जी उनकी मेंटरशिप करे। उनके बहुत सवाल होते हैं लेकिन पूछते नहीं लोग सवाल। ईगो आ जाती है बीच में, और कई बार बताने वाले भी नहीं होते। जैसे आप कहीं भी जाएंगे तो कोई आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि 30+ वाले लोगों की ही मैं काउंसलिंग करूंगा। तो वो प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि लोग पूछते नहीं, तो जी डिमांड नहीं है तो लोग भी नहीं है। लेकिन आवश्यकता तो है। मैं रोज देखता हूँ। मैंने मैं अपने जीवन से आपको बता सकता हूँ। हम सब लोग चूंकि एजुकेशन में थे और सब लोग हम पढ़ाई कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, जी तो सब पढ़ाना चाहते थे। जी आज हम सब 40+ हैं, जी सारे बिजनेस करना चाहते हैं। जी सारे बिजनेस करना चाहते हैं और किसी ना किसी रूप में बिजनेस में है। मान लीजिए अपना पैसा उसने उठा के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया है, नौकरी वो कहीं और करता है, इसका जी क्या मतलब समझू। वो अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है। जी उसने कहीं प्लॉट खरीद लिया है, इसका क्या मतलब समझू। वो अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है। जी तो अल्टीमेटली ही इज ए बिजनेसमैन नाउ। तो ठीक है, उसने अपना करियर भी चुना अच्छे से और अब वो भी काम कर रहा है। जी तो सबको जरूरत है और सबने कहीं ना कहीं अपने काउंसलर्स चुने होंगे, किसी ना किसी को अपना मार्गदर्शक बनाया होगा उसने। जी अंत में सर आपसे एक ये जानकारी हम जरूर साझा करना चाहेंगे कि दर्शकों के साथ कि कैरियर लॉन्चर आप ये जो संस्था आप चला रहे हैं इसको कितना समय हो गया, और इसके साथ साथ जैसे आप खुद भी कैरियर काउंसलिंग से जुड़े हुए, या जो व्यक्ति दूर दराज का है या शहर की पहुंच में नहीं है लेकिन इंटरनेट वहां है, तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं या कुछ और इस तरह के संसाधन है जिनसे वो कैरियर से संबंधित जानकारी ले सकता है। नहीं, बिल्कुल। ये 95 में स्टार्ट किया। सत्यनारायण जो कि केरला के रहने वाले थे, जी उन्होंने ये आई एम बैंगलोर से एमबीए किया तब। और उन्होंने शुरू किया करियर लॉन्चर को ये सोच के कि छात्रों की मदद करनी है। जी अच्छी संस्था है, 200 ब्रांचेज इस समय देश में है और 7 विदेशों में भी है। और इस संस्था की कोशिश रही, मैं भी इसलिए इतने लंबे समय जुड़ा रहा। मैंने
2006 शुरू किया, 25 आ गया, लगभग 21 साल से हम लोग हैं आगरा, देहरादून, हल्द्वानी, यहाँ मेरठ में। जी तो मुझे लगता है कि हम लोग काउंसलिंग में बहुत स्ट्रांग है। स्कूलों में बच्चों के साथ पूरा दिन जो हमारी टीम है, हमारे जो प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं जो यहाँ रखे हुए हैं, ये सब लोग बच्चों से मिलते रहते हैं। हर सेंटर पे आपको काउंसलर मिल जाएंगे। जी आप शहर का नाम लीजिए, ज्यादातर शहरों में ब्रांच होगी, तो एक तो यहाँ जाके पता कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, जी जी इसका भी एक अलग तरीका बन गया है। तो कुछ संस्थाएं दिल्ली में चल रही हैं, उनको आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी गूगल पे ढूंढ लीजिए, जी उसमें आपको रैंकिंग करके दे देगा जी कि भाई 3-4 संस्थाएं कौन सी हैं। आज का युग ऐसा है सुमित भाई कि सब चीजें ट्रांसपेरेंट सी हो गई हैं। आदमी थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ी इंटेलिजेंस लगाए, तो वो अच्छी चीज अपने लिए ढूंढ सकता है इसी इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के माध्यम से। जी वो उतना मुश्किल काम नहीं रह गया है। जी। तो विक्रांत सर, आपके साथ ये बहुत प्रेरणादायक हमारा पॉडकास्ट है, और आप जैसे अनुभवी व्यक्ति के साथ तो हमेशा ही प्रेरणादायक चीजें होती हैं, बातचीत होती है। अंत में आप हमारे जो श्रोता है उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए या अभिभावकों के लिए संदेश आपका हो। नहीं, मैं तो आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ जो पेरेंट हैं, खास तौर पे बच्चे की प्रतिभा को पहचानने की कोशिश करिए। जो दूसरे बच्चे हैं उसको देख के अपने बच्चे को नहीं बताइए कि वो ऐसे कर रहा है, आप भी ऐसे कर लो। जी हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के अंदर एक अपनी प्रतिभा है, और वो सफल तभी होगा जब वो प्रतिभा आगे बढ़ाएगा अपनी को। चाहे आप कपिल शर्मा का एग्जाम्पल ले लें, वो कॉमेडियन थे, अगर वो कुछ और करने की कोशिश करते तो आज इतने बड़े आदमी नहीं होते। आप नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल ले लें, किसी का भी एग्जाम्पल ले लें, आप स्पोर्ट्समैन में सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लें। उन्होंने तो पढ़ाई नहीं की, 10th में ही उन्होंने कहा पापा को नहीं बस हो गया। तो कोशिश करनी है आपको, जो एजुकेशन सिस्टम में हम बच्चे को डालते हैं उसका उद्देश्य यही है कि ये अपनी प्रतिभा को पहचाने। आप एक मददगार के रूप में उसके साथ चलेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद सर। अगर आप भी अपने कैरियर की उलझन में हैं तो निश्चित रूप से किसी प्रशिक्षक कैरियर काउंसलिंग से सलाह ले सकते हैं। याद रखें, सही दिशा में उठाया गया आपका कदम आपके भविष्य को बदल सकता है। फिर मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।